नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बैरकपुर में अमित शाह का ममता सरकार पर तीखा हमला, बोले घुसपैठ और वंदे मातरम विरोध को मिल रहा संरक्षण। सुनेत्रा पवार बनी महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम, एक्साइज, खेल, अल्पसंख्यक विकास विभाग मिले फाइनेंस और प्लानिंग सीएम फडणवीस के पास। सिद्धार्थनगर भेषान ब्रिज विवाद गरमाया, आपके आरोपों पर बीजेपी का साइट निरीक्षण, कहा पूरी तरह सुरक्षित, फैलाया जा रहा भ्रम। नागपुर पुलिस का ऑपरेशन थंडर तेज, 35 लाख का अवैध गुटखा नष्ट, 200 चोरी गुम मोबाइल असली मालिकों को लौटाए। गुजरात के कच्छ का छारी ढांड रिजर्व रामसर साइट घोषित, भारत की अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड सूची 98 पर पहुंची, पर्यावरण संरक्षण में बड़ी उपलब्धि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे और बैरकपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि उनकी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने और वंदे मातरम का विरोध करने में शामिल है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे राम सेतु निर्माण पर रावण को संदेह था, उसी तरह उन्होंने 2014 में 2 सीटें, 2019 में 41% वोट और 18 सीटें, 2021 में 38% वोट और 77 सीटें हासिल की। उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी का वोट प्रतिशत 50% से ज्यादा होगा और प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनेगी। इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मेरा मखौल उड़ा रही थी ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी, 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली, 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए विपक्ष के नेता। ममता दीदी 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और दिवंगत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राज्य की नई उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ऐसे में लगातार विभागों को लेकर चर्चा जोरों पर थी कि सुनेत्रा पवार के राजनीतिक अनुभव के आधार पर क्या जो विभाग अजीत पवार के पास थे वो उनको मिलेंगे या फिर नहीं। हालांकि अब यह साफ हो गया है कि सुनेत्रा पवार के हाथ में राज्य एक्साइज ड्यूटी, खेल और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और औकाफ विभाग हासिल हुए हैं। प्लानिंग और फाइनेंस विभाग जो पहले दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पास थे, वो अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रहेंगे, क्योंकि ये सब कुछ अनुभव के आधार पर किया गया है। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सुनेत्रा पवार ने एक्स पर पोस्ट किया और उसमें उन्होंने कहा कि आदरणीय अजीत पवार ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के लिए पूरी जिंदगी जीने का मंत्र दिया है। मैं उनके सपनों के न्यायपूर्ण, समानता पर आधारित और विकसित महाराष्ट्र को साकार करने के लिए बिना थके और ईमानदारी से काम करती रहूंगी। इन मुश्किल समय में महाराष्ट्र के लोगों का प्यार और समर्थन ही मेरी असली ताकत है। सुनेत्रा पवार का ये एक्सपोस्ट फिलहाल चर्चा में बना हुआ है। ये एक्सपोस्ट उन्होंने तब किया जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और उसके बाद कहीं ना कहीं अजीत पवार को याद करते हुए अपनी जिम्मेदारी वो किस तरीके से आगे निभाने वाली हैं, इस बात को वो दर्शाती हुई इस एक्सपोस्ट के माध्यम से नजर आई हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा सिद्धार्थ नगर भेषान मार्ग पर नवनिर्मित ब्रिज को लेकर उठाए गए सवालों और आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पार्षद और नेताओं ने मौके पर पहुंचकर ब्रिज का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि इस ब्रिज का लोकार्पण 23 तारीख को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा किया गया था।
निरीक्षण के दौरान भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब देते हुए इसे भ्रम फैलाने वाली राजनीति बताया। ये ब्रिज नवसारी उधना दरवाजा मेन रोड को क्रॉस करता है, साथ ही भेषान रेलवे स्टेशन और भगवती इंडस्ट्रीज पार्क के पास स्थित है। भगवती इंडस्ट्रीज पार्क में 1800 से ज्यादा परिवार निवास करते हैं और हर रोज लगभग 17 से 18 हजार लोगों का आना जाना लगा रहता है। भारी औद्योगिक गतिविधियों और यातायात को ध्यान में रखते हुए ब्रिज क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी है। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि ब्रिज पूरी तरह सुरक्षित है और इसे लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां वास्तविकता से बिल्कुल परे है। आखे बेस्तान में आप देख रहे हो, ये ब्रिज से कितना उपयोग आपको मिला है? ये ब्रिज है ना, जब से बना है, अभी जब से चालू हुआ है तब से यहाँ से जितने भी वर्कर है ना भगवती के, टोटल इसी ब्रिज से आना जाना उनका हो रहा है। कितने वर्कर होंगे? कितने? लगभग सुबह से 6 बजे से चालू होता है, 10 बजे तक चलते हैं। उसके बाद में शाम को भी 6 साढ़े 6 बजे से चालू हो जाते हैं। 7 साढ़े 7 बजे लगभग 1000-2000 के ऊपर, 2-3 हजार के ऊपर जाते हैं इसके ऊपर से। और जितनी भी गाड़ियाँ नीचे से आती जाती थी, जो क्रॉस होती थी, वो भी सब इसी से अभी आ जा रही है। जो भी है इंडस्ट्रियल के अंदर जो भी जाने वाली गाड़ियाँ है ना, टोटल इसी के ऊपर से जा रही है। यहाँ कोई भैंसतान स्टेशन है, मैं सुना है? नहीं, यहाँ पे कोई भेस्तान स्टेशन नहीं है। ये ब्रिज उतर के यहाँ से सीधे घूम के फिर सीधे भेस्तान स्टेशन जाते हैं। आगे से घूम के लास्ट में भेस्तान स्टेशन जा सकते हैं। सीधा रोड जाएंगे। लगभग यहाँ से 1-1.25 किलोमीटर जैसा है, 1-1.5 किलोमीटर जैसा यहाँ से। यहाँ हमें मनती है कोई भी यहाँ आपने कहा 1000-1500, तो यहाँ तो 1800 इंडस्ट्री है। हाँ। तो लगभग अभी जैसे जिसको मालूम पड़ रहा है ना, वैसे वो लोग सब आना जाना कर रहे हैं। 1000-1500 तो आपके सेठ हुए, उसके सुपरवाइजर, उसके क्लार्क, उसके पैकिंग मटेरियल वाले और लेबर, ये तो 25-30 हजार लोग हो जाते हैं। क्या है ना सर, अभी भी ये ब्रिज चालू हुआ है तो लोगों को अभी पता नहीं है, तो कुछ लोग नीचे से भी आवाज, जिसको जैसे जैसे मालूम पड़ रहा है वैसे फिर ये और वो आना जाना सब लोग अपना चालू कर रहे हैं। नीचे एक्सीडेंट होते थे वो अभी रुक गए। अभी कोई एक्सीडेंट, अभी जब से ये ब्रिज चालू हुआ है तब से तो कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं है। वो उधना सचिन वाला रोड का ट्रैफिक भी सॉल्व हो गया, वो भी सॉल्व हो गया। नमस्कार मित्रों, आज अभी हम लोग यहाँ बेस्तान सिद्धार्थ नगर जो ब्रिज नया अभी सूरत महानगर पालिका द्वारा निर्मित हुआ है, उसका उद्घाटन कुछ दिन पहले हमारे सूरत के सांसद, नवसारी के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब ने किया है। उसकी देख रेख के लिए, विजिट के लिए यहाँ आए थे, तो मालूम पड़ा कि यहाँ लगभग इस ब्रिज से उतरने के बाद में बेस्तान का ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें लगभग 1800 से 2000 अलग अलग विविध तरह की फैक्ट्रियां बनी हुई है। तो इस ब्रिज को उपयोग करने के लिए इस फैक्ट्री में लगभग 1800 से 2000 फैक्ट्री के मालिक हैं। उनके अंदर जो स्टाफ काम करने वाला ऑफिस स्टाफ, वो हर एक फैक्ट्री में 10-15 जनों का स्टाफ होता है। उसके बाद में जो लूम्स है, अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग बैग बनाने की फैक्ट्री है, प्लास्टिक की फैक्ट्री है, वुडन की फैक्ट्री है। तो ऐसा लगभग 20-30 हजार मजदूर वर्ग भी इन फैक्ट्रियों में काम करता है। तो उन सब को आने के लिए ये ब्रिज बनने के बाद में सुबह 6 बजे से यहाँ साइकिल पे, 2 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे, अपने अपने टेम्पो में, इस तरीके से जैसे एक मेला चलता है, इस तरीके के लोग आते हैं। और सोनभद्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भाजपा विधायक ने महोबा जिले के गांव में पानी की किल्लत और विकास योजनाओं को लेकर घेर लिया। विधायक ने दावा किया कि जिले के करीब 40 गांव आज भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, जबकि सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है। इस पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि महोबा के तमाम गांवों में पर्याप्त पानी उपलब्ध है और पिछली सरकारों के दौरान 10 सालों से अधूरी पड़ी योजनाओं को वर्तमान सरकार पूरा कर रही है। खेल मैदानों पर अवैध कब्जे और खेल विकास को लेकर उठे सवालों पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार खेलों के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। मनरेगा और पंचायती राज विभाग के सहयोग से खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नजीर बनेंगे। रॉबर्ट्सगंज में विधायक भूपेश चौबे के आयोजन का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि इसमें 14,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। उन्होंने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह आयोजन प्रतिभागियों को निखारने और आगे लाने का मजबूत मंत्र साबित होगा। नागपुर से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां शहर पुलिस का ऑपरेशन थंडर पूरी सख्ती के साथ जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। जोन 5 में पुलिस ने जनहित से जुड़े 2 बड़े कदम उठाए हैं। एक और लाखों रुपए के अवैध गुटखे
और सुगंधित तंबाकू को नष्ट किया जा रहा है। दूसरी ओर चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाकर लोगों को राहत दी जा रही है। पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत जोन 5 के अलग अलग थानों द्वारा जब्त किए गए करीब 35 लाख रुपए मूल्य के प्रतिबंधित गुटखे तंबाकू उत्पादों का डंपिंग ग्राउंड थाना क्षेत्र में नष्टीकरण किया जा रहा है। ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर है जो ये दिखाती है कि किस तरीके से जो आदत गलत है उसको किस तरह से लोगों के बीच से निकाला जा रहा है और एक अहम संदेश जो है दिया जा रहा है। पटना के गोपालपुर थाना परिसर स्थित मलखाना में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब वहां खड़ी जब्त गाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में कई वाहन इसकी चपेट में आ गए और चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। आग की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी बुलाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि कई गाड़ियों की पूरी तरह जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और आग पूरी तरह बुझने के बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा। ठाणे जिले के बदलापुर रेलवे स्टेशन से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां भागदौड़ में चलती लोकल ट्रेन पकड़ने की कोशिश एक महिला की जान पर भारी पड़ गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला CSMT जाने वाली लोकल में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर आज ये करीब 8:11 पर दर्दनाक हादसा हुआ। चलती लोकल ट्रेन पकड़ने के दौरान 28 वर्षीय चेतना चंद्रशेखर देवरुखकर का पैर फिसल गया और वो सीधे ट्रेन के नीचे आ गई। हादसा इतना गंभीर था, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक चेतना बदलापुर के जुवेली इलाके स्थित जगन्नाथ गैलेक्सी में रहती थी। परिजनों की माने तो उनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई, यात्रियों में दहशत फैल गई। द्वारका में राज्य सरकार द्वारा तीर्थ स्थल और पर्यटक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। भगवान द्वारकाधीश की पवित्र भूमि में लगभग 4.50 किलोमीटर लंबा 4 लेन बाईपास रोड बनाया जाएगा, जिसका मकसद नागरिकों और तीर्थ स्थल पर आने वाले टूरिस्ट्स को ट्रैफिक की दिक्कतों से राहत देना है। इस नए बाईपास रोड के साथ मॉडर्न वाटर ड्रेनेज सिस्टम, रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड, रोड मार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग, मेटल क्रैश बैरियर, सेफ्टी रेलिंग, स्पीड वार्निंग साइन, ट्रैफिक कंट्रोल एलिमेंट, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। इसके अलावा बाईपास के दोनों तरफ ब्यूटिफिकेशन, ग्रीन बेल्ट, लैंडस्केपिंग और मीडियम डेवलपमेंट किया जाएगा। इन सुधारों से द्वारका आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की यात्रा ज्यादा सुरक्षित, आसान और आरामदायक होगी। भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। गुजरात के कच्छ में छारी ढांड संरक्षण रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे देश में रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। यह मान्यता क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक महत्व को उजागर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्थानीय लोगों को बधाई दी है। साथ ही उम्मीद जताई है कि ये स्थल प्रवासी और देशी पक्षियों के लिए सुरक्षित बने रहेंगे। पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में गुजरात ने आज एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया है। कच्छ जिले में स्थित छारी ढंड पक्षी अभ्यारण्य को प्रतिष्ठित रामसर साइट्स की सूची में शामिल कर लिया गया है। ये न सिर्फ पूरे गुजरात के लिए लेकिन पूरे देश के लिए खुशी का समाचार है कि हमारे गुजरात राज्य का कच्छ का जो छारी ढंड पक्षी अभ्यारण्य है उसको रामसर का दर्जा मिल गया है। छारी ढांड जो बर्ड सेंचुरी वेटलैंड है उसको रामसर साइट का दर्जा मिलने से उसका कंजर्वेशन को बल मिलेगा। साथ ही साथ ये इको टूरिज्म साइट के लिए भी एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन भी बनेगा। गुजरात के लिए ये गौरव की बात है कि देश के जो जितने भी वेटलैंड है उनमें से 21% वेटलैंड हमारे गुजरात में है और ये हमारा 5वां रामसर साइट है। उसके पहले हमें नल सरोवर, थोल, खिजड़िया अभ्यारण्य, वढवाणा, ये 4 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका था।
ये 5वां ये रामसर साइट का दर्जा है और उसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का मार्गदर्शन मिलता रहा है और हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का जो एक विजन है उनकी वजह से हम आज वेटलैंड में देश का अग्रिम स्टेट बन चुका है। बांदा पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धार्मिक मंच से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक दूसरा धर्म हरि उल्लाह वाला है जहां 3 बार कहने पर तलाक हो जाता है, जबकि सनातन परंपरा में ऐसा नहीं है और यहाँ न्यायिक प्रक्रिया का पालन होता है। उन्होंने कहा कि अगर लोग कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। एक दूसरा मजहब है हरि उल्लाह वाला, उनके में तो कटमा ही कटमा है। अब जहाँ देखो वहाँ कटमा, भगवान ही बचा, भगवान करे। अब हम कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो वही गंगा हो जाए, और हो भी जाए तो हमारा ठटनी हल्का। हम सही बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। एक वो है उनके यहाँ तो साफ, उनके यहाँ 3 बार कह दो तलाक हो गया, 3 बार। हमारे यहाँ तो जब तक 20-25 केसी ना कोर्ट में हो जाए तब तक 4 बार चप्पल उठे तब तलाक होता है। लेकिन उनसे कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, उनका अपना अपना है, भगवान करे चलावे, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बोले, बुरा न मानना, हिंदू एक बात हमारी नोट कर ले, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो हमारे सनातन में कमी है, उन कमियों को जब हम दूर करेंगे तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक उपाय है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। ऐसा सूरत से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसे लेकर लव जिहाद के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। डिंडोली थाना क्षेत्र में सामने आए इस मामले में तकरीबन 16 साल की एक नाबालिग लड़की को प्यार और शादी का झांसा देकर शोषण और अपहरण करने का आरोप है। पीड़िता के परिवार ने इसे बहलाने और गुमराह करने का मामला बताया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। करीब 16 साल की इस लड़की की 1.5 साल पहले रफीक नाम के युवक से पहचान होती है। आरोप यह है कि युवक ने इस लड़की को प्यार और शादी का भरोसा दिलाया और उसके बाद बलात्कार भी किया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसे भावनात्मक रूप से अपने विश्वास में लिया और उसका शोषण किया। पूछताछ के दौरान लड़की ने अपने साथ हुई पूरी घटना पुलिस को बताई है। इसके बाद रेलवे पुलिस ने लड़की को नजदीकी महोबा में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के संरक्षण में रखा। मामले की जानकारी लड़की के परिवार और सूरत की डिंडोली पुलिस को दी गई। ये मामला सामने आते ही लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया है कि ये मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ हो सकता है। फिलहाल इसकी जांच डिंडोली पुलिस कर रही है। रफीक नामक एक आरोपी की एक धरपकड़ करने में आई है, तो क्या कुछ मामला है? एक माइनर गर्ल का किडनैपिंग और रेप के बाबत में डिंडोली पुलिस स्टेशन में एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है। बीएनएस और पोक्सो एक्ट की विविध सेक्शन के तहत। इसमें ऐसा है कि ये जो विक्टिम है लड़की, उसकी एज है 16 साल 11 महीने, यानी माइनर है। उसकी पहचान करीबन 1.5 साल पहले ये जो क्रिमिनल केस का जो आरोपी है उसके साथ हुई थी और उन दोनों में मित्रता हुई थी। फिर आरोपी ने ये जो माइनर गर्ल है उसको ऐसा बताया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे साथ लग्न करना चाहता हूँ। ऐसे करके उसने एक बार 6/9/2025 के रोज़ यहाँ पे जो डिंडोली फ्लावर गार्डन है वहाँ पे ये नाबालिग लड़की को वहाँ पे बुलाया था और वहाँ से रिक्शा में बैठ के गोपीपुरा जो गोपी तालाब है सूरत में वहाँ पे ले गया था और ये माइनर लड़की के ऊपर उसने उसकी मर्जी के विरुद्ध बलात्कार किया था। तो उसके बाद ये 22 जनवरी 2026 को ये लड़की को उसने ऐसा बताया कि तुम अगर यहाँ पे रहोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स दूसरी जगह पे लग्न करवा देंगे और मैं तुमसे शादी करूँगा। ऐसा उसको लोभ लालच देके 22 तारीख को
उसने उसको वहाँ से घर के बाहर उसको बुलाया, वहाँ से रिक्शा में बैठा के सूरत रेलवे स्टेशन ले गया। सूरत रेलवे स्टेशन उसने एक ट्रेन की टिकट, सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट दी और उसको ऐसा बताया कि वहाँ आप ट्रेन में बैठ जाओ और मुजफ्फरनगर वहाँ पे उतर जाना, उसके बाद में मैं आगे की तुमको बात। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।